हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आप जो मैंने आपसे कहा था कि जो डेट्स है वो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आ चुका है नोटिफिकेशन की 17 और 18 तारीख में ही आपका पेपर होना है। तो अब आप मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। कल हमने आपसे जो अपना शेड्यूल बताया था उसके अकॉर्डिंग हम वर्णमाला के टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि वर्णमाला के टॉपिक में क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न आपके लिए संभावित हो सकते हैं, पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। यानी कि कुछ इसमें स्त्रीलिंग है, कुछ क्या मतलब तीन इसमें स्त्रीलिंग हुए, एक पुल्लिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन जब आता है तो वहां पर सार पूछा जाता है। तो पहला ए विकल्प दे रखा है ई, दूसरा दे रखा है बड़ी ई, तीसरा दे रखा है री, और चौथा दे रखा है उ। ठीक है, ये चार विकल्प यहाँ पर हमें देख रखे हैं। तो मैंने आपको जो लिंग और वचन वाली जो वीडियो थी वहां पर मैंने आपको बता रखा है कि जो अच्छा है, ठीक है, जो अच्छा है वो होता है हमारा पुल्लिंग। ऐसे हम ट्रिक बना सकते हैं। और जो अच्छी है वो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अच्छी है वो क्या बन जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा वहां पर ये। तो ये इसको ध्यान रखना है। तो देखो ई ई री, ये अच्छी है, ऊ क्या है हमारा अच्छा है, तो यही आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा डी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ये पुल्लिंग है। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे स्वर से संबंधित हो सकता है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपको जो ध्यान रखना है, एक तो का वर्ग को रखना है, ठीक है, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, और फिर बच्चों आपका क्या है पा वर्ग। ये पांच हमारे वर्ग होते हैं। इनका उच्चारण स्थान देखना है। तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और चावर का क्या होता है? तालु होता है। तावर का हमारा क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है, तावर का हमारा दंत होता है। और पावर का क्या होता है बच्चों? हमारा ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो ये हमारा उच्चारण है। तो इसमें पूछा गया हमारा तालु से कौन सा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो का तो हमारा कहाँ से हो गया? कंठ से हो गया। ठीक है, और टा ठा डा डा में ये क्या हो जाएगा हमारा? मूर्धा से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? मूर्धा से हो जाएगा। ठीक है, टा हमारा कहाँ से हो जाएगा? मूर्धा से हो जाएगा। लेकिन च छा छा हमारा क्या हो जाएगा? छा हमारा क्या से हो जाएगा? ये तालु से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तालु से हो जाएगा। लेकिन पा फा वाह वाह माँ माँ हमारा किससे हो जाएगा? ओष्ठ से हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने चारों पे चर्चा कर ली है। तो ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये वर्गों का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए कि कावर का उच्चारण स्थान क्या है, चावर का उच्चारण स्थान क्या है, टावर का उच्चारण स्थान क्या है, कावर का उच्चारण स्थान क्या है, और पावर का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ से ही प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लुंठित ध्वनि है, लुंठित ध्वनि है। तो लुंठित ध्वनि के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? य, र, अ और व। ये चार हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये आपने पढ़ रखा होगा, इसका ज्ञान आपको होगा। तो इसमें से भी अंतस व्यंजन में से भी जो हमारे य और वा हैं, ठीक है, ये दोनों क्या कहे जाते हैं? हमारे अर्ध स्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अर्ध स्वर कहे जाते हैं। और इसके बाद में र जो होता है हमारी लुंठित ध्वनि होती है। रा क्या होती है हमारी? लुंठित ध्वनि होती है, लुंठित होता है। और लय जो होता है हमारा वो पार्श्विक ध्वनि होता है। ठीक है, ये प्रश्न जो है हमसे संभावित है पूछे जाएं आपसे। यहाँ पूछा लुंठित ध्वनि है, तो देखो रा नहीं होगा, धा नहीं होगा, अंग नहीं होगा, र होगा। तो देखो रा ही आंसर यहाँ पर रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। तो अंतस्थ व्यंजन संबंधित जो प्रश्न होता है वो यही पूछा जाता है कि अर्धस्वर कौन सा है निम्नलिखित में से, या लुंठित ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये प्रश्न यहाँ पर लगा हुआ है, इससे अतिरिक्त आपके लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण, अघोष, ठीक है, वर्ण कौन सा है? ठीक है, तो देखो अल्पप्राण पंज पूछा है और स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होता है? हमारे पूरे पांच वर्ग होते हैं, का वर्ग, चावर, टावर, तावर्ग और पावर्ग। और अल्पप्राण में क्या होता है? हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है बच्चों? हमारा अल्पप्राण होता है। क्या होता है?
अल्पप्राण होता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? हमारा अल्पप्राण होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमारा जो क वर्ग है, ठीक है, वो कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। ठीक है। चा वर्ग जो है हमारा कहाँ से होता है? तालु से। और टा वर्ग जो होता है वो हमारा कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से? मूर्धा से। और ता वर्ग जो होता है हमारा, वो दंत से होता है। और पा वर्ग जो होता है बच्चों हमारा, वो कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है। कहाँ से होता है? ओष्ठ से होता है हमारा। तो यहाँ पे पूछा है इसने कि ओष्ठ है। ओष्ठ है तो यहाँ पर देखना है हमारा विकल्प दे रखा है पा, दा, धा और फा। ठीक है। तो देखो पा हमारा जो है, पा जो है हमारा, देखो ओष्ठ से आ रहा है, देखो यहाँ पर मिल रहा है पा। ठीक है। तो पा है यहाँ पर। लेकिन अगर हम दा की बात करें, इस दा विकल्प को दूसरे विकल्प को देखें, तो यहाँ पर ये ता वर्ग में आएगा। ता, था, दा। तो ये हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा। कितने? तीसरे नंबर का हो जाएगा। तो तीसरे नंबर का जो वर्ण है हमारा, तीसरा अल्पप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है। अल्पप्राण तो है लेकिन अघोष नहीं है। अघोष क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। ठीक है। और सघोष जो होता है हमारा, सघोष जो होता है हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है हमारा? वो सघोष होता है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है, ता हमारा कितने नंबर का? त, थ, द। ता हमारा तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का है। तो ये क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो अघोष तो है नहीं हमारा। फिर हम इस धा को देखते हैं हम। ठीक है। त, थ, द, धा। धा कितने नंबर पर आ रहा है? चौथा वर्ण आ रहा है हमारा। तो ये भी नहीं होगा। और हम फा को अगर देखें, हम फा को देखें, पा, फा, तो फा हमारा जो है ये दूसरे नंबर का है हमारा, दूसरे नंबर का है। पा वर्ग में, ये पा वर्ग में हमारा कितने नंबर का है? दूसरे नंबर का है। और ये ता वर्ग में जो है हमारा कितने नंबर का है? चौथे नंबर का है। और ये भी ता, था, दा, ये भी जो है ता वर्ग में कितने नंबर का है? तीसरे नंबर का है। ता वर्ग में तीसरे नंबर का है। लेकिन हमारा पहला, तीसरा, पांच में तो अल्पप्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण तो क्या होता है हमारा? महाप्राण होता है। आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है। क्या होता है बच्चों? महाप्राण होता है। तो यहाँ पर फा तो हमारा होगा नहीं, तो हमारा क्या बचा? पा बचा हमारा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चारों विकल्पों पे यहाँ पर डिस्कशन किया है। इसको आप देखते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यह किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है। तालव्य है, कंठ है, या दंतोष्ठ है, या कंठोष्ठ है? ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा है हमारा, ये हमारा कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है जो है वो हमारा क्या है? ये तालव्य होता है। ठीक है। या हमारा तालव्य होता है और शा भी हमारा तालव्य होता है। ठीक है। जो ऊष्म व्यंजन का पहला वर्ण है शाह, हमारा क्या होता है? वो तालव्य होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान है, या और शाह कहाँ से होते हैं? हमारे यहाँ से होते हैं। मैं इनका उच्चारण स्थान आपको बता ही देता हूँ। देखो या और शाह, ठीक है, ये कहाँ से होते हैं? हमारे तालु से। ऐसे रा और शाह, ये कहाँ से होते हैं? हमारे कहाँ से होते हैं? और ला, ये वाला सा आएगा। ठीक है। और ला और ये वाला सा आएगा। ठीक है। तो ये कहाँ से होता है? हमारा दंत से होता है। कहाँ से होता है? हमारा दंत से उच्चारित होता है हमारा। और लेकिन हा जो होता है वो हमारा कंठ से होता है, और वाह हमारा क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। तो यहाँ पर हमसे केवल या के लिए पूछा है, तो या का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? हमारा तालु हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से वो है। ठीक है। वह क्या है? ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, या दंतोष्ठ है, या कंठोष्ठ है? ठीक है। तो हम यहाँ देखें, य, अ, आ और वा। ठीक है। या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है। इसका क्या होता है? मूर्धा होता है। ठीक है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और वा का क्या होता है? दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ होता है ये। इसका जो सही आंसर आएगा बा हमारा क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। का सी आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सी आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, टी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? ए विकल्प दे रखा है 13, बी दे रखा है 10, सी दे रखा है 11 और डी दे रखा है 12। ठीक है। आपसे कितना भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना है
कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। 13 कहीं कहीं पे लिख रखा है, तो 13 यहाँ पर अशुद्धि है, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो दोनों अयोगवाह वर्ण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अयोगवाह वर्ण होते हैं। तो वो हमारे इसमें काउंट नहीं होते, क्योंकि स्वर अपने आप में एक ध्वनि है। स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा इसका, तो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका? सी बनेगा। 11 स्वर होते हैं हमारे। ठीक है, और चा वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? चा वर्ग की ध्वनि किस वर्ग में आती हैं? तो देखो, अगर हम बात करें का, ठीक है, का वर्ग कहाँ से होता है? हमारा कंठ से होता है। चा वर्ग कहाँ से होता है? हमारा तालु से होता है। ठीक है, तालु को ही हम जो है संस्कृत में क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तो देखो, ए दंते दे रखा है, वर्ते वर्ण दे रखा है, कंठे दे रखा है, तालव्य दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा तालव्य। ठीक है, ये आंसर होगा। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इसमें से कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो देखो, अ, प, ठीक है, पहला अ और पै दे रखा है, फिर च और ट दे रखा है, जय और बड़ा आ दे रखा है, छोटी और बड़ी दे रखा है। और यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो छोटी और बड़ी क्या होते हैं? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हमारे स्त्रीलिंग होते हैं दोनों। और ये जो बाकी हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ए बी, बी बी और सी बी, ये क्या है? हमारे पुल्लिंग है। क्या है बच्चों? हमारे ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? पुल्लिंग है। और पुल्लिंग की पहचान अच्छा अच्छी लगा के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या? ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो विकल्प है 2 है, 7 है, 11 है या 4 है। ठीक है, तो इसमें ह्रस्व स्वर जो हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं वो जान लेते हैं। अ, ई और री, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? ये ह्रस्व स्वर होते हैं। तो देखो, गिनो, 1, 2, 3 और ये 4। सही आंसर क्या मिल जाएगा? डी विकल्प में रखा हुआ है 4। ठीक है, 7 जो होते हैं बच्चों, 7 जो होते हैं हमारे संधि स्वर होते हैं। कितने होते हैं? संधि स्वर होते हैं। और साथ ही हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर भी होते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर भी होते हैं। क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, 11 जो होते हैं हमारे, 11 जो होते हैं हमारे, वो स्वर होते हैं। तो कितने? 11 हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, ये भी नोट करते हुए चलना हाथों हाथ। ठीक है, अच्छे प्रश्न हैं सारे के सारे। अगला है, स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक है, कंठ तालव्य है ए विकल्प में, बी दंतोष दे रखा है, सी ओष्ठ दे रखा है और डी कंठोष्ठ दे रखा है। ठीक है, तो ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है बच्चों? कंठ तालव्य होता है। क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। और ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठों से होता है। क्या होता है? कंठों से होता है। और यहाँ पर ध्यान रखना, वा जो होता है हमारा वो दंतोष्ठ होता है। ठीक है, और पूरा पावर्ग जो है हमारा, पावर्ग जो है हमारा क्या से उच्चारित होता है? हमारा ओष्ठ से होता है। अब देखो, यहाँ समझो कि किसी व्यक्ति का हरियाणा एसआई में क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि किसी बच्चे का दुर्घटना में दांत नष्ट हो गए हैं, वो किस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता? तो वहां पर क्या आंसर होगा? तावर का उच्चारण नहीं कर सकता। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे ये भी पुट अप हो सकता है यूपीएसआई में कि किसी व्यक्ति के दुर्घटना में ओष्ठ नष्ट हो गया है, वो किस वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकता? तो किसका नहीं कर सकता बच्चों? वो पावर का उच्चारण नहीं कर सकता, जो ओष्ठ से होता है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, पावर के वर्ण कौन से हैं? प, 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 फ और म। ठीक है, ये 5 वर्ण हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां। ये 5 वर्ण हो गए हमारे। अगर मैं कहूँ किसी से कि आप पापा कह के देखो, ठीक है, पापा कह के देखो, तो अगर हम होंठ को नीचे करके पापा बोलेंगे, हम नहीं बोल पाएंगे ना। ठीक है, ऐसे ही मैं कह दूँ कि आप मम्मी बोल के दिखा दो मेरे को, मम्मी बोल के दिखा दो, तो देखो आप नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कि देखो, माँ वर्ण भी हमारा और पा वर्ण भी हमारा, पापा और मम्मी जो है हमारा कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। बिना ओष्ठ के सहारे से उच्चारित नहीं हो सकता, तो इस वर्ग का हम उच्चारण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो इसका सही उच्चारण पहले का ए या ए का क्या है? कंठ तालव्य है। बाकी का मैंने आपको बता दिया है, इसको भी नोट डाउन करते रहो। अगला है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? शब्दकोश में, शब्दकोश मतलब होता है, जैसे बच्चों हमारी अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है,
तो उसमें क्या होता है, जैसे ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये सारे का सारा होगा हमारा। और यहाँ पर लास्ट में हम क्या मान लें, जेड मान लें, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाले वर्ड्स होंगे, ठीक है, फिर 2 नंबर पे बी वाले होंगे, 3 नंबर पे सी वाले, और 26वें नंबर पे क्या होंगे, हमारे जेड वाले वर्ड्स यहाँ पर होंगे। लेकिन हिंदी का शब्दकोश हमारा बिल्कुल भिन्न है। पहले नंबर पे हमारे अनुस्वार वाले वर्ण होते हैं, ठीक है, अनुस्वार वाला पहले नंबर पे होता है, फिर विसर्ग, फिर आ, इस टाइप के वर्ण हमारे रहेंगे। जो अंतिम वर्ण जो होता है हमारा क्या होता है, हा होता है। क्या होता है अंतिम वर्ण, जैसे हमारे पास जेड है तो अंतिम जो वर्ण होंगे वो किसके होंगे, हा वाले होंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन जैसे हमारा क्या है कि का के तुरंत बाद में क्या रखा है, छा रखा हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे क रख के दिखाऊं तो का के तुरंत बाद में क्या रखा है, छा रखा हुआ है। और छा के तुरंत बाद में क्या रखा हुआ है, हमारा खा रखा हुआ है। छा के तुरंत बाद में खा रखा हुआ है, का के तुरंत में खा, का के बाद में और खा से पहले क्या रखा हुआ है, हमारा छा रखा हुआ है। तो का के बाद में कौन सा वर्ण रखा हुआ है, हमारा छा रखा हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ये जो ज्ञा दे रखा है, ये क्या होगा, जा के तुरंत बाद में क्या दे रखा है, ज्ञा बनेगा। ऐसे ही जो त्रा होता है संयुक्त व्यंजन में, तो वो क्या है, ता के बाद में रखा हुआ है। ऐसे ही जो श्राद्ध दे रखा है, ये वाला श्रा जो दे रखा है, वो किसके बाद रखा हुआ होगा, शा के बाद में तुरंत क्या रखा हुआ है, श्रा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपसे टॉप हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, मात्रा को माना जाता है, शब्द को माना जाता है, वर्ण को माना जाता है, या अर्थ को माना जाता है। तो देखो यहाँ ध्यान रखना कि पण जो है, पण जो है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। पण जो है लिखित भाषा की है, ठीक है। तो ये तो आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अगला, अर्थ का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं, यहाँ पर ना मात्रा का यहाँ पर कोई औचित्य है, तो क्या बचता है, शब्द बनता है। तो देखो ध्यान रखो कि भाषा की सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ है, वही क्या बन जाएगी हमारी सार्थक, क्या कहलाएगी, शब्द कहलाएगी। तो बी विकल्प यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि उच्चारित या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उच्चारित या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, उच्चारित या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो उसका आंसर बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, ध्वनि बनेगा, ठीक है। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बनेगी बच्चों, आपकी वर्ण बनेगी। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या बनती है, आपकी शब्द बनती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, 14वें प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सा वर्ण घोष है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष का मतलब आप जानते हैं, घोष का क्या अर्थ होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होना, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन, कंपन जानते हो, झंझनाहट। तो यहाँ पर क्या होता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है बच्चों, हमारा घोष होता है। क्या होता है, घोष होता है। और घोष को ही हम दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं, सघोष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सघोष कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, जैसे हमारा का हो गया, का वर्ग हो गया, फिर चा वर्ग हो गया, फिर टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, और ये पा वर्ग हो गया, ठीक है। जैसे हम का वर्ग कह लें, चावर कह लें, टावर कह लें, तावर कह लें, और पावर कह लें, ठीक है। तो पहले विकल्प गा दे रखा है, जा दे रखा है, खा दे रखा है, का दे रखा है। अब यहाँ पे हम देखें तो इसमें क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा ना हमारा, घोष वर्ण कौन सा है। तो देखो का हमारा पहले नंबर पे, खा दूसरे नंबर पे, तो ये तो होगा नहीं पहला दूसरा, ठीक है। अगला हम देखें तो यहाँ पर का कितने नंबर पे रखा है, गा खा गा तीसरे नंबर पे रखा है, तो देखो मैच कर रहा है यहाँ पर। लेकिन चा जो रखा हुआ है वो पहले नंबर पे रखा हुआ है, ये भी पहले नंबर पे रखा हुआ है, और ये दूसरे नंबर पे रखा हुआ है। तो ऐसे भी आप हटा के, अगर आपको पता है कि घोष शघोष क्या है, तो आप उसका सही आंसर इजीली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, या 2 प्रकार, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो बनेगा बेटा 2 प्रकार से, ठीक है। वो घोष,
भाई दूसरा नाम क्या है? शघोष है। ठीक है। और क्या कह देंगे इसको? अघोष। ये दो प्रकार से यहाँ पर आ गया है। उसमें क्या होता है? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है। और अघोष में क्या होता है? हर वर्ग का पहला, ठीक है, और दूसरा। और दूसरा वर्ण क्या होता है हमारा? पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? ठीक है। छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? पहला विकल्प का और शा दे रखा है, फिर का और शा दे रखा है, फिर का और शा दे रखा है, और फिर का और खा दे रखा है। इसमें सही आपको बताना है कि छा वर्ण किससे बना हुआ है। सही आंसर इसका सोचकर आप मेरे को बताइए, सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है। सही आंसर क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, ये जो है का और साज से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही आपसे त्रा पूछ सकता है, तो त्रा जो है ता और रा के मेल से बना हुआ है। ठीक है। ऐसे ही आपसे ज्ञा पूछ सकता है, तो ये जा और या के मेल से बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, और छा हो गया। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि श्रा किससे बना हुआ है? श्रा, तो ये जो बना हुआ है बच्चों, शा और रा के, शाह और रा के मेल से। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है तो बड़ा है और अय है, ए है, अय है, या ऊ है। ठीक है। तो सही आंसर इसका हमें सोचना है कि सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर क्या है वो अय है। अय क्या है हमारा? अय क्या है हमारा? अर्ध विवृत स्वर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? ए विकल्प दे रखा है 7, बी दे रखा है 6, सी दे रखा है 8, और डी दे रखा है 9। ठीक है। तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन है हमारे, अंतस्थ व्यंजन है हमारे। ठीक है। कौन कौन से? य, र, रा और व। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन की अगर बात करें हम, ऊष्म व्यंजन की, कुछ व्यंजन बच्चों आपको पता होगा कौन कौन? च, क, क और हा। ये चार है हमारे। देखो ये चार और ये चार, ये कितने हो गए? चार और चार मिलकर क्या हो गए? 8 हो गए। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, 8। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम देखते हैं कि काकल्य वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में काकल्य वर्ण कौन सा है? य है, सा है, ह है, और ण है। ठीक है। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न। इसको थोड़ा देख लीजिए, ये थोड़ा अलग हटके है। तो हा जो है हमारा कल्य वर्ण कहा जाता है। ये प्रश्न है पूछा जाए आप। ठीक है? अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही। ठीक है। ये थोड़ा अलग हटके है, बाकी तो आपने पढ़ रखे होंगे, तो ये प्रश्न थोड़ा अलग हटके है, इसको देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 25 हैं, 30 हैं, 33 हैं, या 31 है? तो ध्यान रखना, जो व्यंजन वर्ण है वो 33 है। कैसे 33 हैं? देखो, जो वर्ग हैं हमारे, वर्ग हैं, वर्ग कितने हैं हमारे? 5 वर्ग हैं। ठीक है। और 5 वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। और अभी बताया 4 में अंतस्थ व्यंजन है, और 4 ही हमारे क्या है? ऊष्म व्यंजन। 25 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 33 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे कि द्विगुण को मिलाकर, द्विगुण को मिलाकर, तो सही आंसर बन जाएगा कितना? 35। क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा अगर द्विगुण मिलाकर पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। इनमें से विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह कौन सा है? ये है, ये है, ये में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, राम के नीचे बिंदु दे रखी है, खाली विराम दे रखा है सी में, और डी में क्या दे रखा है? ये दे रखा है। ध्यान रखना, ध्यान रखो। ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये हमारा यही सही आंसर है, विस्मयादि चिन्ह है। विस्मयादि चिन्ह बोलेंगे। ठीक है। विस्मयादि चिन्ह बोलेंगे। और ये जो है हमारा विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह है। ठीक है। ये विराम चिन्ह है। ये क्या है हमारा? अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम है। और अगर ऐसे छोटा कम लगता तो ये क्या हो जाता है हमारा? अल्पविराम। ठीक है। अल्पविराम। ठीक है। ये चिन्ह आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपसे पूछा आएगा, चिन्ह से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। ठीक है।
चिन्ह को यहाँ पर देख लेंगे, चिन्ह आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। निर्देशक चिन्ह कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, यही जो चिन्ह है यही निर्देशक चिन्ह है हमारा। और ये जो है हमारा, ये हंसपद या त्रुटि चिन्ह है। हंसपद या त्रुटि चिन्ह के नाम से जाना जाता है। हंसपद या त्रुटि चिन्ह कहा जाता है, या इसे विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। विस्मरण, इसे विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, तीन नाम है इसके। ये जो है अभी आपने पढ़ा था, ये विस्मयादि चिन्ह है। क्या है? विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि। और ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये हमारा उद्धरण चिन्ह है। क्या है हमारा? उद्धरण। क्या है हमारा? उद्धरण चिन्ह है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। लेकिन अगर यही चिन्ह अगर थोड़ा सा दो वर्णों के बीच में होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये योजक चिन्ह बन, क्या बन जाएगा? योजक चिन्ह बन जाएगा। और योजक चिन्ह को ही हम जानते हैं, इसे क्या कहते हैं हम? इसको समासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण चिन्ह छोटा सा लगा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो देखो, ये जो चिन्ह है हमारा, ये लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहता है? लोप सूचक चिन्ह। जहाँ पर राइटर कोई बात कहना नहीं चाह रहा तो लोप सूचक चिन्ह कह देंगे यहाँ पर। ये हमारा जो है, ये योजक चिन्ह क्या है बच्चों? यही हमारा योजक चिन्ह है, यही आंसर है। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और ये जो है हमारा निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 24वां प्रश्न, निम्न में से वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निम्न किसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो दे रखा है एम एड। ठीक है, एम एड, एम एड, एम एड। ठीक है, तो सही आंसर इसमें आपको पूछना है कि सही आंसर इसमें क्या होगा। ठीक है, सही सोच के देखिए कि सही आंसर इसमें क्या हो सकता है। देखो, इसमें और इसमें कोई एरर दिखाई नहीं देता, दोनों विकल्प यहाँ पर आपके सही होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये दोनों विकल्प यहाँ पर गलत हैं। तो देखो क्यों, कि इसमें जो है इसके बाद में यहाँ पर एक वो नहीं लगे, डॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर इसमें हम ये यहाँ से हटा दें, ये चिन्ह यहाँ से हटा दें, ये चिन्ह यहाँ से हम हटा दें, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर जो है, ये जो है आपका, सॉरी, ये यहाँ पर अगर चिन्ह हमने ये हटा दिए विन की, ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी हमारा यहाँ विकल्प हो जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा? अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये तो आपको बताया था, ये भी बताया था आपको मैंने। ठीक है, ये जो है हमारा, इसे कहते हैं, हाँ, ये में नाम स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से भी है। ये हमारा आंसर है वी, हमारा इसको कहते हैं अल्प विराम, अल्प विराम। ये यहाँ पे टेढ़ा बन रखा है, लेकिन ये विराम चिन्ह क्या है? विराम चिन्ह। तो इसे विस्मय चिन्ह मैंने आपको, ये हमारे आज के प्रश्नों की, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये आज के प्रश्नों की हमारी एक श्रृंखला थी, तो आपने थोड़ा सा देखा समझा। ये आज के प्रश्न है हमारे। इन प्रश्नों को अच्छे लगे लाइक और शेयर आपको, ठीक है, दूसरे कल की जो वीडियो रहेगी उसमें रहेंगे और प्रैक्टिस सेट पेपर। अब इसके बाद में हम क्लास लेकर आएगा जो कंबाइंड होगा, मिक्सअप होगा। आप लोगों को मूल्यांकन करना है, अच्छे से मूल्यांकन। कहते हैं बेटा, किसी भी कार्य में अगर एक्सपर्ट बनने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आपके अंदर निखार आएगा। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से जो है व्यक्ति जो परफेक्ट होता है, अच्छा होता है। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अंदर आपके अंदर निखार आएगी।